नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मोदी जी की हाथ की लकीरों में, भाग्य रेखा में एक ऐसा कमजोर विपक्ष है कि उनकी जीत का अभियान दिन ब दिन आसान होता जा रहा है। अब आपकी जो भी विचारधारा हो, जो भी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे, जो शाश्वत सत्य है कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सदन में एक मजबूत विपक्ष हमेशा होना चाहिए। लेकिन जो हाल फिलहाल के नतीजे हैं या कुछ बरसों के जो नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं चुनाव के, उससे तो ऐसा लगता है कि वाकई कांग्रेस मुक्त भारत होने की तरफ देश बढ़ रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो क्या कोई गुंजाइश है, क्या इन परिस्थितियों में क्या कोई गुंजाइश है कि कांग्रेस रिवाइव हो जाए? वो जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से क्या राहुल गांधी, गांधी परिवार या बाकी नेता उभर सकते हैं या नहीं उभर सकते? समस्याएं बहुत हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन आज मेरी कोशिश रहेगी उन समस्याओं के एकदम जड़ में जाने की, जहां जल्दी कोई जा नहीं पाता। और मैं आज दूध का दूध, पानी का पानी, एक एक्सरे दिखाना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस कहां तक आ गई है और क्या यहां से उभर सकती है या नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, कि कहीं कोई उम्मीद की रेखा दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दोस्तों, अगर सियासत में दिलचस्पी है तो आज देश की राजनीति का ये जो दूसरा पहलू है उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, देश का अगर राजनीतिक मानचित्र देखें, पॉलिटिकल मैप देखें, तो मौजूदा समय में सिर्फ दो राज्य हैं। एक छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान, जहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। ये दो राज्य हैं सिर्फ कांग्रेस के पास, और अगले साल इन दोनों राज्यों में चुनाव है। और अगर कांग्रेस हारी और ये दोनों राज्य गंवा दिए तो फिर मानचित्र वाकई कांग्रेस मुक्त होगा। वैसे इस साल के आखिर में गुजरात में भी चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। दोनों जगह आप कह सकते हैं कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, और अगर दम लगाया गया तो कहीं ना कहीं कम से कम हिमाचल में तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। और अगर हम पूरी एक कंप्रेहेंसिव व्यू लें, 360 डिग्री व्यू लें, तो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तो आजकल कांग्रेस के बारे में मोदी जी संसद में बोल रहे हैं। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर मैं 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। अब मोदी जी का जो फोकस है वो हमेशा परिवारवाद पे रहता है, वंशवाद पे रहता है। आज से नहीं, पिछले 10-12 सालों से मोदी जी के आप जो भी भाषण देखेंगे, स्पीच देखेंगे, उसमें जो फोकस है खासकर कांग्रेस को लेकर, विपक्ष को लेकर, वो परिवारवाद है कि देश में बदहाली की जड़ में डायनेस्टिक रूल है, परिवारवाद। ये अलग बात है कि मोदी जी की पार्टी में भी अब पूरा का पूरा परिवारवाद पूरब से पश्चिम तक समाया हुआ है। लेकिन अगर ये परिवारवाद ही एक समस्या होती विपक्ष की, तो फिर झारखंड में हेमंत सोरेन परिवार के, जी हाँ, शिबू सोरेन के बेटे, वो कैसे होते? उड़ीसा में इतने सालों से नवीन पटनायक, वंशवाद के एक बहुत बड़े साक्ष्य, वो कैसे होते? आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, तेलंगाना में चंद्रशेखर परिवार, तमिलनाडु में स्टालिन, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तमाम मैं आपको एक के बाद एक नाम गिना सकता हूं। तो परिवारवाद अगर जड़ में होता
ये सरकारें ना होती। अब दोस्तों यही कांग्रेस थी सोनिया गांधी जी की सदारत में दो चुनाव जीते, 2004, 2009, यही कांग्रेस। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से कांग्रेस को जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, बार बार हार, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, आप कह सकते हैं असम में, पंजाब में, एक एक करके राज्य, चाहे दक्षिण के हों चाहे उत्तर के हों, निकलते चले गए। और हर बार सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बैठक बुलाई CWC की, सारे नेता एक छत के नीचे इकट्ठे हुए, समस्याओं को एनालाइज किया गया, रेखांकित किया गया और क्या करना है उसका एक रोड मैप हर बार बनाया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल से, मन से, इच्छा शक्ति के साथ वो जो सुझाव थे नेताओं के, वो जो समस्याओं को रेखांकित किया गया था, उनका हल ढूंढा गया था, उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब दोस्तों ये जो गलतियां थी, ये जो आप कह सकते हैं फेलियर्स थे, नाकामियां थी, इनको दूर करने के लिए जो भी रिपोर्ट बनाई गई कांग्रेस के नेताओं ने, उस पर राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने उसको गंभीरता के साथ उनको एड्रेस नहीं किया। ये एक सच्चाई है। और इसका हाल ये हुआ धीरे धीरे धीरे, जब विनेबिलिटी फैक्टर, वो जो जीतने का एक जुनून होता है, वो जज्बा होता है, वो जब कांग्रेस से आप कह सकते हैं इवेपोरेट हो गया, कहीं ना कहीं भाप बन के उड़ गया, तो कांग्रेस के भीतर एक जबरदस्त बगावत हुई। और किसी को यकीन नहीं था कि गुलाम नबी जैसे लोग, आनंद शर्मा जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, भूपेंद्र हुड्डा और तमाम ऐसे नेता, चाहे वो शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, ये खुलकर बोलने लगे। और हकीकत ये है, जमीनी सच ये है कि आज कांग्रेस में कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर एक जबरदस्त इनफाइटिंग है, एक रेबल मूवमेंट है जो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है गांधी परिवार को। और अगर ये जो टकराव है जिसे सोनिया जी समझ रही हैं, ये जो टकराव है, ये कांग्रेस की आज सबसे बड़ी दुखती रग है, सबसे बड़ी। और मैं चाहता हूं कि पहले इस टकराव को आपको डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं सहजता के साथ कि आखिर वो जो मर्ज है वो क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। और उसके बाद मैं आऊंगा असली मुद्दे पे, उस गुंजाइश पे जहां से कांग्रेस एक नई खिड़की खोल सकती है। तो दोस्तों ये है इनर सर्कल और आउटर सर्कल, और यही दोनों जो घेरे हैं, इसी ने दरअसल कांग्रेस को घेर रखा है। इन दो घेरों ने घेरे बंदी कर दी है देश की सबसे पुरानी पार्टी की। आउटर सर्कल जाहिर तौर पे राहुल गांधी के जो बाहर के लोग हैं, बाहरी जो खेमा है, वो बागियों का है। और अगर आपने अखबारों में देखा होगा, आजकल एक नाम की बड़ी चर्चा है, वो नाम की चर्चा है G23। G मतलब ग्रुप, 23 मतलब 23 नेता कांग्रेस के। हालांकि ये गिनती अब 23 से बढ़कर 26-27 पहुंच गई है। और इस खेमे को, इस आउटर सर्कल को लीड कर रहे हैं कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कई हैं उसमें। और ये इनर सर्कल है। इनर सर्कल मतलब जो टीम राहुल गांधी की जो आप कह सकते हैं किचन कैबिनेट है, वो इनर सर्कल में। मैं चाहता हूं कि पहले आपको इनर सर्कल के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि आखिर वो लोग कौन हैं, वो नवरत्न कौन हैं जो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। अब हार हो रही है, जीत हो रही है, अलग विषय है, लेकिन पहले देखते हैं कि वो चेहरे कौन से हैं। तो ये है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इनर सर्कल। और इस इनर सर्कल में जैसे कि अलंकार सवाई जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, अलंकार सवाई दरअसल एक बैंकर हैं और इन्होंने देश के बहुत ही आप कह सकते हैं मशहूर बैंक ICICI कि बैंकर थे। ICICI में ये मैनेजरियल रोल में थे। उसके बाद इन्होंने बैंक छोड़ा और राहुल गांधी के साथ आ गए।
कोई तजुर्बा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के इस वक्त आप कह सकते हैं पर्सनल एड के तौर पर हैं, और उसके साथ साथ कौशल विद्यार्थी भी हैं। कौशल विद्यार्थी के लिए मैं कह सकता हूं कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे, और आप इनको ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अलंकार और कौशल ये राहुल गांधी के पर्सनल एड, पॉलिटिकल एड आप कह सकते हैं, साथ साथ रहते हैं। उसके बाद प्रवीण चक्रवर्ती साहब हैं। प्रवीण चक्रवर्ती साहब भी जो हैं वो बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर। इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रवीण चक्रवर्ती की नहीं रही है। ये डेटा के मास्टर हैं, और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा सारा बटोरते हैं। प्रवीण चक्रवर्ती जो हैं वो ये भी बाहर के हैं, वॉर्टन स्कूल के हैं, अमेरिका के पढ़े हुए हैं। ये साहब ऑक्सफोर्ड के हैं। और अब हम बात करते हैं सचिन राव की। सचिन राव जो हैं वो अमेरिका के एक और स्कूल है बड़ा मशहूर, मिशिगन बिजनेस स्कूल, वो मिशिगन के पढ़े हुए। आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी आपको नवरत्न दिख रहे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, कोई मिशिगन बिजनेस स्कूल का पढ़ा है, कोई वॉर्टन कॉलेज का पढ़ा है, अमेरिका से, ब्रिटेन से पढ़कर हिंदुस्तान लौटे हैं और राहुल गांधी के साथ जुटे हैं। सचिन राव साहब क्या करते हैं? सचिन राव साहब ट्रेनिंग देते हैं साहब, जो भी कांग्रेस की जो ब्रिगेड है उसको ये ट्रेन करते हैं, और जो भी राहुल गांधी बताते हैं उनको। उसके बाद ये बैजू साहब जो हैं वो एसपीजी, ये एसपीजी में पहले थे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको जो प्रोटेक्ट करता है, उसमें पहले थे। हालांकि अब राहुल गांधी को एसपीजी नहीं है, मोदी जी ने हटा ली है। तो एसपीजी के थे, इन्होंने एसपीजी की नौकरी छोड़ी बैजू साहब ने, और ये राहुल गांधी के तरह साए की तरह चलते हैं। अगर राहुल गांधी से आपको मिलना है ना, तो आपको बैजू से संपर्क करना पड़ेगा, बैजू आपको मिलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल। ये जो दो लोग हैं, इनको मैं इस घेरे से अलग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो जितने लोग हैं ये नॉन पॉलिटिकल, इनका कोई इसमें ना कोई विधायक रहा ना मंत्री रहा, लेकिन ये दो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं वो आप कह सकते हैं कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर हम कहें तो वेणुगोपाल साहब संगठन चलाते हैं। जैसे बीजेपी में संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से पूरा संगठन चलाते हैं। हिंदी नहीं जानते, और इनके जो दो साथी हैं, दो साथी हैं वो भी साउथ के हैं, जो इनके सेक्रेटरी हैं वो भी हिंदी नहीं जानते। तो आप कह सकते हैं पूरा जो संगठन है कांग्रेस में वो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो पदाधिकारी हैं वो चला रहे हैं। सुरजेवाला को आपने बहुत बार टीवी पे देखा होगा, अक्सर टीवी पे देखा होगा कि स्पोक्स पर्सन है, और हालांकि सुरजेवाला को लेकर इनको हटाने की मांग चल रही है कि इनको हटाया जाए। सुरजेवाला दरअसल एक समय बड़े कामयाब नेता थे। ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे उनको इन्होंने हराया 2 बार, आई थिंक 96 में हराया, उसके बाद फिर हराया। 2 बार इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराया है। 4 बार ये विधायक रहे, मंत्री रहे हरियाणा में। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस में जुड़े हैं, किचन कैबिनेट में जुड़े हैं, और कांग्रेस बार बार हार रही है, तो आप जैसा जानते हैं कि अगर आप हार रहे हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों से निजात चाहते हैं जो कांग्रेस के बागी हैं, और ये जो बागी हैं वो चाहते हैं कि पहले इन दोनों को हटाया जाए। तो एक बार हम बागियों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब ये गुलाम नबी साहब आज़ाद, फिर कपिल सिब्बल, किसी का परिचय नहीं देना है, आनंद शर्मा हैं, उसमें शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, रेणुका चौधरी हैं, पृथ्वीराज चौहान। ये एक समय मनमोहन सिंह के टाइम पर कार्मिक मंत्री हुआ करते थे, बाद में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हुए। अब इसमें जो गुलाम नबी साहब हैं, इनका ये कहना है कि
जो राहुल गांधी का जो इनर सर्किल है, ये इनको कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं देता, ये इनको बड़े नेताओं से मिलने नहीं देता। हमारा 30-30 साल का, 40-40 साल का तजुर्बा है, लेकिन हमें अलंकार से या कला विद्यार्थी से, ये जो कल के लड़के हैं, इनसे पूछकर हमें राहुल गांधी के पास जाना पड़ता है। इनका ये भी आरोप है G23 का कि जो KC वेणुगोपाल हैं संगठन मंत्री और सुरजेवाला, उन्होंने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर रखा है और किसी को मिलने नहीं देते। तो ये उन दरवाज़ों को ये तोड़ना चाहती है G23। अब राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने लोग हैं इनका पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं कि साहब इनको तो राज्यसभा की सीट चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए। अगर आप कुर्सी दें तो ये आपके साथ हैं, कुर्सी ना दें तो ये, जैसे जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, RPN सिंह चले गए, तमाम नेता जो कभी राहुल गांधी के क्लोज हुआ करते थे, जैसे उन्होंने सत्ता के लिए छोड़ दिया, ये भी सत्ता का संघर्ष कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं पावर से अलाइन करना, ये आरोप है। बहरहाल ये जो दोनों आप धड़े देख रहे हैं, जो घेराबंदी देख रहे हैं, यही घेराबंदी जो है उसने कांग्रेस के माहौल को ख़राब कर रखा है, पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ रखा है। जो बागी सुर हैं, वो जो G23 के हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कांग्रेस में इनडिसिप्लिन को बढ़ाया है और एक चारों तरफ एक मिसमैनेजमेंट, आप कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट है चारों तरफ, और कांग्रेस छोटे छोटे खेमों में बट गई है। और ये जितने भी नेता आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉबी के साथ जुड़े हैं। तो ये एक समस्या है इस वक्त, इनर सर्कल, आउटर सर्कल। ज़रूरत यह है कि एक ही सर्कल होना चाहिए, और जिस दिन वो एक सर्कल होगा, एक घेरा होगा, और उस घेरे के अंदर में ये यंग ब्रिगेड भी होगी, ये ओल्ड ब्रिगेड भी होगी, उस दिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक रास्ता, एक मंजिल मिल सकती है। अब दोस्तों, ये जो आपने अंदर की कहानी देखी, जो मैंने खुलकर आपको बताई कि 2 घेरे हैं, और एक घेरा जहाँ राहुल गांधी के खास विश्वसनीय लोग हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ वो घेरा है जहाँ बड़े नेता हैं, उनके साथ अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब क्या वजह है कि साहब ये सुरजेवाला और ये वेणुगोपाल, अगर इतना विरोध है तो साहब हटा दीजिए। लेकिन राहुल गांधी के लोगों का कहना है, करीबी लोगों का, कि साहब राहुल का ये मानना है कि आखिर मेरी वजह से अगर हार हो रही है, कांग्रेस की वजह से हार हो रही है, लीडरशिप की वजह से हार रही, तो उसका जो बलि का बकरा है वो वेणुगोपाल और सुरजेवाला को क्यों बनाए। यानी कुल मिलाकर राहुल उस तरह से रूथलेस नहीं है, निर्दयी नहीं है, जिस तरह से गुजरात लॉबी है कि ज़रा सा भी नॉन परफॉर्मेंस देखी उसको ड्रॉप कर दिया, भले ही वो रविशंकर प्रसाद हो, जावड़ेकर हो, कोई हो। अगर परफॉर्मेंस नहीं तो गुजरात लॉबी आपको जगह नहीं देगी। लेकिन हम राहुल को देखें या प्रियंका को देखें, तो जो लोग कहीं ना कहीं हार का कारण हैं, उन पर कार्रवाई करने से राहुल और प्रियंका थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिचकते हैं। अब या तो वो इमोशनल फैक्टर है या वो रूथलेस नहीं है, ये एक अलग विषय है बहस का। लेकिन मैंने आज राहुल गांधी के एक बहुत करीबी पॉलिटिकल से बात करी, मैंने पूछा कि भाई ये G23 का मसला क्या है। उनका ये कहना था कि साहब ये जो सिब्बल साहब हैं या गुलाम नबी हैं या बाकी लोग हैं, शशि थरूर है, ये सारे लोग पार्टी से कहीं ज़्यादा इनको अपने पॉलिटिकल करियर की ज़्यादा चिंता है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो पार्टी को ज़रूरत है इस वक्त, जिस मेहनत की, जिस डेडिकेशन की, उसकी जगह ये वो लोग हैं जिन्हें राज्यसभा की या तो कुर्सी चाहिए या कोई पद चाहिए। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जैसे कोई माँ बीमार हो, उस माँ का इलाज करने की जगह ये वो लोग हैं जो उस बीमार माँ से अभी भी रोटी चाहते हैं। अब ये जो टकराव है
G23 यानी जो नेता, जो सीनियर लीडरशिप है आप कह सकते हैं, गुलाम नबी, कपिल सिब्बल और उसमें मनीष तिवारी और उसमें शशि थरूर, ऐसे लोगों पर रीथिंक कर रहे हैं राहुल, और वो चाहते हैं कि इनको दोबारा से मनाने की कोशिश हो और रास्ता खोला जा रहा है, बातचीत भी हो रही है। जैसे भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। राहुल चाहते हैं कि अगर विनेबिलिटी फैक्टर उनमें है और हरियाणा में चुनाव है देर सबेर 2024 तक, तो क्यों ना इनको पुश करें। इसी तरह से वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में थोड़ा इस बार कांग्रेस ऑल आउट जाए, जैसे पिछली बार जीतते जीतते रह गई थी। बड़ी खबर ये है कि प्रशांत किशोर, जो मोदी जी के रणनीतिकार थे, जिन्होंने 2014 का इलेक्शन कैंपेन संभाला था बड़ी कामयाबी के साथ, वो प्रशांत किशोर गुजरात में हो सकता है इस बार कांग्रेस के लिए वो सारी तैयारी करें। और हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिले हैं और जल्दी वो अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ नरेश पटेल, एक बड़े पाटीदार नेता, जिनको आम आदमी पार्टी अपनी तरफ लाना चाह रही थी, राज्यसभा का टिकट देना चाह रही थी नरेश पटेल को, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए नहीं। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भाजपा के, वो उनसे मिले, वो भाजपा में लाना चाह रहे थे नरेश पाटीदार को, लेकिन नरेश पटेल वहाँ भी पीछे हट गए। ऐसा कहा जा रहा है कि नरेश जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है और हो सकता है वो कांग्रेस के लिए इस बार मैदान में उतरे। तो अगर नरेश पटेल उतरते हैं, प्रशांत किशोर आते हैं, तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि गुजरात का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह के नतीजे पंजाब से आए, गोवा से आए, उत्तराखंड से आए, उत्तर प्रदेश से आए, या उससे पहले जो चुनाव हुए उसमें जो नतीजे आए असम से या कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों से, कांग्रेस के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आई। और आप यूं कह सकते हैं कि अंधेरे ही अंधेरे हैं। लेकिन इन अंधेरे ही अंधेरों के बीच में अगर गुजरात में या हिमाचल में कांग्रेस इस बार कुछ बेहतर करती है, तो आप कह सकते हैं कि दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दे सकती है। और इसी रोशनी का इंतज़ार मुझे लगता है कि 24 अक्टूबर रोड पर सभी को होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी रही, नेहरू की पार्टी रही, इंदिरा गांधी की पार्टी रही, और आप यूँ कह सकते हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, एक इतिहास है उसका, और कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग की है, न बहुत ज़्यादा राइट न बहुत ज़्यादा लेफ्ट, और थोड़ा बहुत एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ। लेकिन फिर भी देखना है कि ये रोशनी कब मिलती है कांग्रेस को। तो आज बस इतना ही। जो मेरे कमेंट्स हैं उस पर आप ज़रूर अपनी टिप्पणी दीजिए। मेरे कमेंट्स आप पढ़ें और आपके कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा। इसी के साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैंने कोशिश करी समस्या के जड़ में जाने की, लेकिन ये पहला एक्सरे है, अंतिम एक्सरे नहीं है। गुजरात के चुनाव तक, हिमाचल के चुनाव तक और भी मैं इस तरह की वीडियो कांग्रेस पर भी लाऊंगा, बीजेपी भी लाऊंगा, एक सिनेरियो आपको देता रहूँगा। समय आपसे कह रहा है इजाज़त मांगने के लिए, तो बस आज नमस्कार का वक्त आ गया। नमस्कार, लेकिन हाँ, नमस्कार के साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।